हेलो एवरीवन, मैं सिपा सुपर इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको बताऊँगी इकोनॉमिक्स यूजीसी नेट मॉडल पेपर के बारे में, जो पूरा वीडियो देखिएगा। सघन क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1960 के अंतर्गत आरंभ में कितने जिले चुने गए थे? 4 ऑप्शन है। प्रत्येक राज्य से 1 जिला, 3 राज्यों से 3 जिले, 5 राज्यों से 5 जिले, 7 राज्यों से 7 जिले। इसका आंसर है डी, 7 राज्यों से 7 जिले। सघन क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1960 के अंतर्गत प्रारंभ में 7 राज्यों से 7 जिले चुने गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित मूल्य सूचकांकों में से कौन सा गुणक उत्क्रमण जांच को संतुष्ट करता है? कौन सा ऐसा गुणक है जो उत्क्रमण जांच को संतुष्ट करता है? लेस्पियर्स मूल्य सूचकांक, पास चेंज मूल्य सूचकांक, वाल्स का मूल्य सूचकांक, फिशर्स मूल्य सूचकांक। इसमें 4 ऑप्शन है, इसका आंसर होगा डी गाइस। फिशर्स का जो मूल सूचकांक है आदर्श सूचकांक के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसमें उत्क्रम्यता 2 परीक्षण का पूरा करता है। कितने परीक्षण का करता है? 2, 1, 2। 1 क्या है? समय उत्क्रम्यता परीक्षण, समय उत्क्रम्यता परीक्षण। और दूसरा आपका जो सेकंड है वो है तत्व उत्क्रम्यता परीक्षण। 1 क्या है? समय उत्क्रम्यता परीक्षण, और 2 नंबर क्या है? तत्व उत्क्रम्यता परीक्षण। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क कहा जाता है। यानी ए और आर 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन क्या है? ए, वाल्ट डब्ल्यू रोस्टो के अनुसार गति प्राप्त करने के लिए आवश्यक विकास की प्रमुख नीति में घरेलू और विदेशी वस्तुओं को जुटाना शामिल है। तर्क आर क्या है? आर्थिक विकास की गति बढ़ाने के लिए पर्याप्त निवेश के सृजन हेतु घरेलू और विदेशी बचतों को जुटाना है। उपयुक्त कथनों में से आलोकों के निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। इसमें आपका ए है और बी ऑप्शन है, सी डी। ऐसे ही 4 ऑप्शन है। ए आर सही है, आर ए सही है, या ए सही है आर नहीं सही है, या ए आर दोनों सही नहीं है, या इन दोनों सही है, इनमें से दोनों की व्याख्या सही है। इस प्रकार 4 ऑप्शन है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ट्रू होगा वो है आपका ए। ये ऑप्शन आपका ट्रू है। ए और आर दोनों सही हैं और इन दोनों की व्याख्या सही है। वाल्ट रोस्टो के अनुसार जो गति प्राप्त करने के लिए आवश्यक विकास की प्रमुख नीति में घरेलू और विदेशी बचतों को जुटाना शामिल है। आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए पर्याप्त निवेश के सृजन हेतु घरेलू और विदेशी बचतों को जुटाना है। रोस्टो ने अपनी पुस्तक भी लिखी थी और पुस्तक में भी उल्लेख किया है। और द स्टेज ऑफ इकोनॉमी ग्रोथ ए नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये पुस्तक है किसकी? रोस्टो की है। और इन्होंने इसमें आर्थिक विकास की प्रक्रिया को कितने भागों में उल्लेख किया है? 5 भागों में उल्लेख किया है। कितने भागों में उल्लेख किया है? 5 भागों में उल्लेख किया है। फर्स्ट क्या है? पहला है पारंपरिक समाज, सेकंड है आत्मस्फूर्ति की पूर्ववर्ती अवस्था, थर्ड है आत्मस्फूर्ति की अवस्था, और 4 है परिपक्वता की अवस्था, और आपका जो 5 पॉइंट है वो है उच्च जन उपभोग की अवस्था। कितनी टाइप की है? 5 टाइप की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। वह समृद्धि प्रतिमान ग्रोथ मॉडल जिसमें उत्पादन के प्रत्येक साधन के हायसमान
प्रतिलाभ हैं और पैमाने के स्थिर प्रतिलाभ हैं, बढ़जात प्रौद्योगिकी परिवर्तन की दीर्घकालिक आर्थिक समृद्धि होती है, क्या कहलाता है? लेविस्टिन मॉडल, ए.के. सेन मॉडल, कैल्की मॉडल, सोलो मॉडल। इसका जो आंसर है वो है डी, सोलो मॉडल। सोलो ने अपने मॉडल में स्पष्ट किया है कि यदि तकनीकी गुणांक परिवर्तित होता है तो पूंजी श्रम अनुपात की प्रवृत्ति यह होगी कि वह अपने आप को समय बीतने पर संतुलन अनुपात की दिशा में समायोजित कर लेगा। यदि श्रम से पूंजी का प्रारंभिक अनुपात अधिक होगा तो श्रम शक्ति की तुलना में पूंजी और उत्पादन की वृद्धि अधिक धीरे धीरे होगी और उसके अपोजिट सोलो का संतुलन पथ स्थिर अवस्था की ओर केंद्रित करता है, चाहे वह किसी भी पूंजी या श्रम अनुपात से क्यों ना आरंभ हुआ हो। ओके डियर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक अभिकथन है और दूसरा उस तर्क कहा गया है। उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा हाई पावर्ड मनी दूसरे उन अन्य सभी प्रकार के मुद्रा का स्रोत है जो मुद्रा की आपूर्ति को प्रभावित करता है। आर है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा साख का निर्माण होता है। इसमें 4 ऑप्शन हैं, ए, बी, सी और डी। इसका जो ऑप्शन होगा ये बी सही होगा, क्योंकि उच्च स्तरीय मुद्रा वह राशि है जो कमर्शियल बैंकों के पास आरक्षितों और जनता के पास करेंसी यानी नोटों तथा सिक्कों के रूप में होती है। उच्च स्तरीय मुद्रा बैंक जमाओं के विस्तार और मुद्रा पूर्ति के निर्माण का आधार है। उच्च स्तरीय जो मुद्रा है वो H = C + R + ER, जहाँ C करेंसी को, RR आवश्यक रिजर्व को और ER अतिरिक्त रिजर्व को व्यक्त किया जाता है। वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा साख का निर्माण किया जाता है और एक बैंक अपने अतिरिक्त रिजर्व के बराबर उधार दे सकती है और बैंकिंग प्रणाली अपने मूल अतिरिक्त रिजर्व के गुणक तक ही साख निर्माण कर सकती है या जमा कर सकती है अथवा उधार भी उतना ही दे सकती है। ओके गाइस, ये आपको पूरा दिख नहीं रहा था, ये अपना नोट कर लीजिएगा। यदि कोई भी उद्योग सेक्टर अपने निर्गत को आगत के रूप में नहीं लेता है तो तकनीकी गुणांक मैट्रिक्स में प्रधान विकर्णीय अवयव निम्नलिखित में से एक होगा। +1, 0 अनंत। इसमें क्या होगा? आपका आंसर सी होगा, 0। यदि कोई भी उद्योग या सेक्टर को अपने निर्गत को आगत के रूप में नहीं लेता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि तकनीकी गुणांक मैट्रिक्स में प्रधान विकर्णीय अवयव क्या होता है? 0 होगा, यानी 0 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। एक सूची को दूसरी सूची से मिलान करें। रेवजिस्की का सिद्धांत, उत्पादन कीमत पर प्रशुल्क का प्रभाव है, उत्पादन व्यवसाय पर उपादान वृद्धि प्रभाव है, घरेलू मूल्यों पर प्रशुल्क का प्रभाव, व्यवसाय की शर्तों पर वृद्धि का प्रभाव। लेविन्स्की का सिद्धांत किस पे आधारित है? उत्पादन और व्यवसाय पर उपादान वृद्धि का प्रभाव। ए को 2 से मैच करेंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट है मेटल जलर का सिद्धांत। मेटल जलर का सिद्धांत किससे है? घरेलू मूल्यों पर प्रशुल्क का प्रभाव, घरेलू मूल्यों पर प्रशुल्क का प्रभाव। नेक्स्ट है स्टापलर सिमुलेशन का सिद्धांत। सी है, सी का किससे करे है? सी का है 1 से। उत्पादन कीमत पर ग्रोथ का
सिद्धांत। इनका किससे है? व्यवसाय की शर्तों पर वृद्धि का प्रभाव। इस टाइप से इसमें 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी। तो इसमें कौन सा होगा आंसर? ए होगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है अदाता खाता क्रॉसिंग को परकाम में दस्तावेज अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 123, धारा 124, 125 एनआई अधिनियम में अपरिभाषित। इसका आंसर होगा डी। अदाता खाता क्रॉसिंग को परक्राम में दस्तावेज एनआई अधिनियम में अपरिभाषित है। इसमें वचन पत्रों, विनिमय पत्रों और चेक से संबंधित विधि को परिभाषित किया गया है और संशोधित करने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया है। ओके, निरपेक्ष आय संकल्पना किसकी व्याख्या करता है? उपभोक्ता व्यवहार, उत्पादन व्यवहार, मुद्रास्फीति और सरकारी व्यय। किसका करता है? उपभोक्ता व्यवहार। निरपेक्ष आय परिकल्पना उपभोक्ता व्यवहार की व्याख्या करता है और कीन्स के उपभोग फलन को निरपेक्ष आय परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? जो कीन्स हैं, कीन्स के उपभोग फलन को किस नाम से जाना जाता है? निरपेक्ष आय परिकल्पना बोले या संकल्पना। ठीक है, बात एक ही होती है। ओके गाइस, जो बताता है कि आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ता है, परंतु आय की वृद्धि की अपेक्षा कम बढ़ता है, क्योंकि हमारे पास यदि 10 रुपये हैं तो उसमें से हम क्या करते हैं? 10 रुपये पूरे खर्च नहीं करते हैं उपभोग में। मान लो हमारे पास 10 रुपये हैं और हम 10 रुपये का समोसा नहीं खाते हैं, हम कितने का खाते हैं? 8 रुपये का खाते हैं और 2 रुपये बचत के रूप में रखते हैं। यानी जितनी भी हमारे पास आय होती है उसके अकॉर्डिंग हम उपभोग कम करते हैं। और उपभोग और आय का जो संबंध होता है वो कैसा होता है? गैर आनुपातिक होता है। गैर आनुपातिक संबंध होता है। माल एवं सेवा जीएसटी की अवधारणा कहाँ शुरू हुई थी? कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, यूएसए। कहाँ शुरू हुई थी? कनाडा में। इसका ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन सही है, कनाडा। जो विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम कहाँ स्टार्ट हुई थी? फ्रांस में स्टार्ट हुई थी और फ्रांस में 1954 में स्टार्ट हुई थी और भारत में यही जीएसटी 1 जुलाई 2017 को स्टार्ट हुई थी, जिसे जीएसटी दिवस भी 1 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं, जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। ओके गाइस, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ये 1 सूची है और 2 सूची है। 1 और 2 सूची है, इनको क्या करना है? मिलान करना है। स्थायी आय की संकल्पना। स्थायी आय की संकल्पना किसने दी है? फ्रीडमैन मिल्टन। इसका ऑप्शन होगा 3। सापेक्ष आय की संकल्पना किसने दी है? ड्यूजनबरी ने दी है। निरपेक्ष आय की परिकल्पना या संकल्पना एक ही बात होती है। निरपेक्ष आय की संकल्पना किसने दी है? जेएम कीन्स ने दी है। जीवन चक्र संकल्पना मोदिग्लियानी ने दी है। इसमें ए बी सी डी, इसमें ऑप्शन जो आपका होगा वो होगा डी आंसर है। ओके, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कार्ल मार्क्स का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। 4 चरणों में। फिर है
ब्लेकर का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। 5 चरण है। लैंड्री का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत 3 चरण है। प्रोफेसर सिग्विक्सी का आदर्श जनसंख्या सिद्धांत स्थिर व्याख्या स्टैटिक इंटरप्रिटेशन। इसका आंसर क्या होगा? A, B, C, D। इसमें 4 ऑप्शन दर्शाए गए हैं, A, B और C। A, B और C ऑप्शन दर्शाए गए हैं, जो है ये ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन होगा C सही है ऑप्शन आपका। कौन सा सही है आपका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका C है। क्या है कि जो कार्ल मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत है, इस सिद्धांत को 4 भागों में विभाजित किया गया है। 1, 2 और 3, 4। 4 टाइप में इनको विभाजित किया गया। इनके जो चरण हैं वो 4 टाइप के हैं। और ब्लेकर का जनसंख्या जो सिद्धांत है, इनको 5 भागों में विभाजित किया गया है। और लैंड्री का जनसंख्या सिद्धांत, इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। और प्रोफेसर सिग्विक्सी का जो है, इनका सिद्धांत स्थिर व्याख्या को प्रदर्शित करता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य कारकों से निपटने में निजी बाजार की प्रभाविकता। लेफर वक्र, मृत भार हानि, कोष प्रमेय, गेम का सिद्धांत। इसका आंसर क्या होगा? कोष प्रमेय होगा। कोष प्रमेय होगा कि बाह्य कारकों से निपटने में जो निजी बाजार की प्रभाविकता होती है, उसे क्या बोलते हैं? कोष प्रमेय। कर आकार में वृद्धि और कर राजस्व के बीच संबंध, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लेफर वक्र। कौन सा वक्र बोलते हैं? लेफर वक्र होता है, जो कर और आकार में वृद्धि और कर राजस्व के बीच में संबंध स्थापित करता है या संबंध को बताता है। प्रबल रणनीति, प्रबल रणनीति किसकी है? ये गेम का सिद्धांत। प्रबल रणनीति क्या है? गेम का सिद्धांत है। डीएमओ, प्रभावी मूल्य अवसीमन तथा मूल्य सतह के माध्यम से मूल्य नियंत्रण का क्या होगा आंसर? मृत भार हानि। मृत भार हानि क्या है? कि प्रभावी मूल्य अवसीमन तथा मूल्य सतह के माध्यम से मूल्य नियंत्रण होता है। गैस, ऐसे ही वीडियो के देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि कंटिन्यू क्लास चाहिए हमें। ओके डियर फ्रेंड, श्रम शक्ति भागीदारी दर प्रदर्शित होता है। इसका सूत्र क्या है? श्रम शक्ति कुल जनसंख्या इंटू 100 अपान कुल श्रम शक्ति अपान कुल जनसंख्या इंटू 100। रोजगार प्राप्त श्रमिकों की संख्या अपान श्रम शक्ति इंटू 100। श्रम शक्ति अपान वयस्क जनसंख्या इंटू 100। रोजगार प्राप्त श्रमिकों की संख्या अपान वयस्क जनसंख्या इंटू 100। इसका आंसर होगा सी। जो श्रम शक्ति भागीदारी प्रदर्शित करता है दर, श्रम शक्ति अपान वयस्क जनसंख्या इंटू 100। किसी देश की श्रम शक्ति से अभिप्राय उन व्यक्तियों से है जो 15 वर्ष से 65 वर्ष की आयु में रोजगार तथा बेरोजगार की तलाश कर रहे हों, उन्हें क्या बोलते हैं? श्रम शक्ति भागीदारी बोलते हैं। श्रम शक्ति इक्वल रोजगार में लगे लोगों की संख्या प्लस बेरोजगारों की संख्या, इसका ये फॉर्मूला है। सामान्य लागत वक्रों में निम्नलिखित में से किस वक्र में न्यून बिंदु नहीं है? औसत लागत, सीमांत लागत, औसत चर लागत, औसत स्थिर लागत। इसका जो आंसर है वो कौन सा है? डी आंसर होगा औसत स्थिर लागत, जो हम आपको ग्राफ के माध्यम से बताएंगे। ये Y, O और
एक्स, इसे उत्पादन, ये रेखा कौन सी बोलते हैं, इसे बोलते हैं उत्पादन रेखा। और ओ और वाई जो ये रेखा है, ये कौन सी रेखा होगी, ये होगी लागत, लागत है। ये रेखा यहाँ से ऐसे गई है, इसलिए इसको ए एफ सी से प्रदर्शित करते हैं। औसत स्थिर लागत वक्र का स्वरूप कैसा होता है, आयताकार में होता है। कौन सा आकार होता है, आयताकार में होता है ये। और अतिपरवलयाकार होता है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच इकाई होती है। और इस वक्र का न्यूनतम बिंदु नहीं होता है, क्योंकि वक्र ये निरंतर घटता रहता है। ये देखो नीचे की तरफ जा रहा है, ये निरंतर क्या हो रहा है, घट रहा है। ओके, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि कंटिन्यू क्लास ऐसे ही हमें चाहिए। ओके गाइस, माय डियर फ्रेंड।